बेसिकली इस टाइप के क्राइम्स क्यों होते हैं, बट तो उसके सोर्स कहाँ कहाँ से आते हैं कि ये क्राइम्स कहाँ से होते हैं। तो सबसे पहला तो सोर्स है कि सर्कुलेशन ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन। अगर कोई हाई अथॉरिटी या तो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा सर्कुलर बाहर निकाले कि जिससे फेक इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय को मिले, या तो जो उसका यूज़ है सर्कुलर का यूज़ करने वाला उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिले, तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है, इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक सोर्स है कि जिससे फाइनेंशियल क्राइम होते रहते हैं। ओके, कोई प्रॉपर लीगल प्रोविजंस जब ना बनाई हो, या तो कोई लूप होल्स रह गए हो प्रोविज़न बनाने में। ओके, सो इस टाइप की प्रोविज़न्स में जब कोई थोड़ा सा अगर जगह रह जाए कि जहाँ पर ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं बनाई है, तो उससे भी क्या होता है, फाइनेंशियल, क्योंकि जो क्राइम करने वाला है, जो क्रिमिनल है, उसे तो थोड़ी सी ही जगह चाहिए क्राइम करने की। ओके, और वो अगर वहाँ पर उसे मिल गई लीगल जो प्रोविज़न्स है उसमें, अगर वो आपने कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखा है, कोई रूल्स ही नहीं बनाए, रेगुलेशन ही नहीं बनाए, तो फिर वो क्राइम करने ही वाला है। ओके, सो फ्रॉड होने के चांसेस वहाँ पर भी बढ़ जाते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम जो हो वो डिफेक्टिव हो, कई बार प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल ना हो, या तो जब कोई प्रॉपर वे में सिस्टम से आप अकाउंटिंग नहीं लिख रहे, मतलब कि जब अकाउंट लिख लिए उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर रहे अकाउंट लिखने के बाद, पर इंटरनल चेक नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जब एट द एंड ऑफ ईयर ऑडिट हो रहा है वही, बाकी पूरे साल में आपने कभी अकाउंट चेक ही नहीं की, तो फिर वहाँ क्या होता है, जो अकाउंट लिखने वाले जो ऑफिशियल्स है, मतलब कि जो एम्प्लॉयज़ है, पर वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर अकाउंटिंग सिस्टम जानते हैं, और उससे क्या होगा, वो लोग क्राइम करने में पर जुड़ जाएंगे और फ्रॉड होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स है जो फाइनेंशियल क्राइम हो सकता है। कोई डिसऑनेस्टी, अब एम्प्लॉय अगर डिसऑनेस्ट हो जाए तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइम होगा ही। ओके, तो डिसऑनेस्टी से भी फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, फ्रॉड होते हैं। ओके, एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, अगर कोई टॉप मैनेजमेंट हाई अथॉरिटी अगर एम्प्लॉय को प्रेशर करे कि नहीं ये गलत ट्रांजेक्शन तुझे रिकॉर्ड करना ही है, ओके, वो इन्फ्लुएट हो जाए वहाँ पर, तो इस तरह के भी जब चांसेस होते हैं, तो ये भी एक सोर्स है कि फाइनेंशियल क्राइम होता है। पर कि हाई अथॉरिटी आपको प्रेशर करे, आप तो एम्प्लॉय हो, वहाँ पर काम कर रहे, तो जो भी हाई अथॉरिटी आकर अगर आपको प्रेशर करे, तो उससे भी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल क्राइम, ये सारे हम लोग फाइनेंशियल क्राइम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि जो अकाउंटिंग में क्राइम होते हैं वो। ओके, बाकी के क्राइम्स हम लोग यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग के जो क्राइम्स है वही हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, और उसका ही इन्वेस्टिगेशन होगा, उसे ही फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोला जाता है। ओके, क्लियर। सो ये सोर्स है। अब ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है, वो इन्वेस्टिगेशन करता कौन है, तो बेसिकली ये सारे इन्वेस्टिगेशन करेगा फॉरेंसिक अकाउंटेंट। बस कैसे फाइनेंशियल फ्रॉड को फाइंड करना, और वो फाइंड करने के बाद उसका रिपोर्ट तैयार करना, मतलब इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करना, और वो रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, जो उसका क्लाइंट है वो क्लाइंट को वो रिपोर्ट प्रेजेंट करना। तो इस टाइप के जो पूरी प्रोसेस है, वो पूरी प्रोसेस फॉरेंसिक अकाउंटेंट करता है। तो ऐसे फॉरेंसिक अकाउंटेंट का क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, मतलब कि उसकी रोल क्या होता है और उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। ओके, सो फॉरेंसिक अकाउंटेंट, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और उसका रोल क्या है, बस ये टू इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले तो क्वालिफ़िकेशन में एक तो वो जुडिशियल मिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि एप्लीकेशन नॉलेज होना चाहिए उसके पास ऑडिटिंग का, प्लस उसके पास नॉलेज लीगल जो प्रोविजंस है, लीगल जो प्रोसीजर्स है, उसका भी नॉलेज उसके पास होना चाहिए, मतलब ऑडिटिंग प्लस इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है उसका नॉलेज होना चाहिए। पर एनालिटिकल स्किल उसके पास होना चाहिए कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। ओके, वो इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट करेंगे, मतलब कि डिफरेंट अलोकेट कैसे किया जाएगा। ओके, और उसके बाद उसका एनालिसिस कैसे होगा, उसकी उसके पास स्किल होनी चाहिए, एनालिटिकल इन्वेस्टिगेशन की स्किल होनी चाहिए, प्लस अकाउंटिंग स्किल, क्योंकि यहाँ पर उसे फाइनेंशियल क्राइम को आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो अकाउंटिंग स्किल भी उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग नॉलेज ना हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ्रॉड हुआ है। ओके, सो इन्वेस्टिगेशन नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए कि किस तरह से वो अकाउंटिंग को हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे।
राइटिंग स्किल उसके पास होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। बट सिर्फ इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसका रिपोर्ट भी तैयार करना है। सो रिपोर्ट तैयार करने के लिए उसके पास राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो रिपोर्ट को प्रेजेंट भी करना होगा क्लाइंट के सामने। ओके, सो वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा और रिपोर्ट को कैसे वो प्रिपेयर करेगा, वो स्किल भी उसके पास होनी चाहिए। नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय एंटिटी, अगर कोई भी आकर उसे फोर्स करे कि नहीं तुझे ऐसा ही रिपोर्ट तैयार करना है, बट वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से मतलब कि ऑनेस्ट अकाउंटेंट होना चाहिए, तभी वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकता है। गुड प्लानर, ओके, उसको प्रॉपर प्लान करना आना चाहिए कि हम लोगों को कहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर रही है, कौन सी बाद में कलेक्ट करेंगे, एनालिसिस किस तरह से करेंगे, पूरा इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग प्रोसीजर वो सब उसके पता होना चाहिए। ओके, सो उसका भी नॉलेज इससे होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एविडेंस गैदरिंग, कहाँ से कौन सा एविडेंस मिल सकता है उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ओके, क्राइम हुआ है तो क्राइम में कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमें मिल सकती है, ओके, वो नॉलेज उसके पास होना चाहिए। एबिलिटी टू थिंक, क्योंकि सोचने का पावर तो होना ही चाहिए। अगर वो सोचेगा नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा कि क्राइम कैसे हुआ है और क्यों हुआ है और किसने किया है। ओके, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ होते हैं और यही सब क्वेश्चंस को उसे सोचना होगा। थिंक का एबिलिटी होनी चाहिए। वो उस क्वेश्चंस को रेज, अब सामने अगर कोई भी उसे डाउटफुल लगे, पर जो भी क्रिमिनल है या तो जो भी सामने क्लाइंट है, उसको क्वेश्चन कैसे हम लोग पूछेंगे, पर और अगर वो सामने कोई ऐसा आंसर दे तो काउंटर्स क्वेश्चन की भी एबिलिटी उसके पास होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं एक क्वेश्चन पूछा उसने आंसर दिया ठीक है चलो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास काउंटर्स क्वेश्चन भी तैयार होने चाहिए, उसकी भी एबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी तो है कि उसके पास डिग्री होनी चाहिए सीए की। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो होना चाहिए, तभी वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होगा तभी वो फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकता है। और सिर्फ ये डिग्री की ज़रूरत नहीं है, डिग्री के साथ साथ उसके पास कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी होने चाहिए, जैसे क्यूरियोसिटी है, क्रिएटिव है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन स्किल है। ये सारी स्किल भी उसके पास होनी चाहिए और दूसरी भी हमने काफ़ी सारी स्किल देखी। ओके, तो ये सब जिसके अंदर हो वही फॉरेंसिक अकाउंटेंट बन सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग को आपको रिसर्च करना है, अकाउंटिंग को इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, दूसरे कोई क्राइम को इन्वेस्टिगेट नहीं करना है हमें, बट अकाउंटिंग में जो फ्रॉड हुआ है, क्राइम हुआ है, वाइट कॉलर क्राइम जिसे हम बोलते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना है। ओके, सो उसके लिए ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब उसका रोल क्या है, फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्या कर सकता है? तो सबसे पहले उसे मीटिंग करनी है, जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसके साथ वो मीटिंग करेगा। ओके, ये उसका एक रोल में आता है। उसको एग्रेसिव अटेम्प्ट्स होनी चाहिए कि जहाँ से भी हो सके, जितना जल्दी हो सके हम लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, गैदर करें, तो एग्रेसिव अटेम्प्ट्स उसे दिखानी होगी। पर फिर वो जाके मिल लिया, जो अथॉरिटी है उसे मिल ली, फिर उसके बाद वो कुछ काम ही ना करे तो फिर कोई मतलब नहीं है। सो ये भी एक रोल उसका है। जो फाइनेंशियल एविडेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करना, जो भी उसके पास एविडेंस आए, पर अकाउंटिंग में जो भी उसके पास डेटा है वो सारे डेटा को यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करना, प्रॉपर वे में उसे प्रेजेंट करना। ओके, सबसे पहले तो कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसे इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे प्रेजेंट करना। ओके, तो वो फाइनेंशियल एविडेंस को प्रेजेंट किया जाता है, पर और सामने फिर उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है और रिपोर्ट को भी प्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है उसे, जो भी एविडेंसेस मिले, वो एविडेंस को किस तरह से वो कोर्ट में पेश करेगा, ये भी उसे आना चाहिए। ओके, सो ये भी एक उसका रोल है कि कोर्ट में ये सारे एविडेंस को उसे पेश करने हैं, तो उस तरह से उनकी तैयारी होनी चाहिए। रिपोर्ट तैयार करना है एंड वर्किंग एज एक्सपर्ट विटनेस। ओके, लीगल प्रोसीजर्स तो वो सारी फॉलो करेगा और एक्सपर्ट विटनेस की तरह भी वो वर्क करेगा, क्योंकि ये भी एक उसका रोल है। सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसका काम ख़त्म नहीं होता है, वो रिपोर्ट को कोर्ट में प्रेजेंट भी करना होगा। ओके, एज अ एक्सपर्ट विटनेस। ओके, सो वो विटनेस है कि उसने ये सारा एनालिसिस किया है, उसने ये सब इन्वेस्टिगेट किया है और उसके बाद वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा है। ओके, सो ये सारे उसके रोल है फॉरेंसिक अकाउंटेंट के। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, फॉरेंसिक अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन हमने देखी, बट ये अकाउंटेंट
पूरा इन्वेस्टिगेशन कौन से स्टेजेस में आपको पूछ सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन, या तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछे तो भी आपको यही लिखना है। ओके, स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूछे तो भी यही है। इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है, सबसे पहले तो वो क्लाइंट के साथ मीटिंग करेगा, जो क्लाइंट ने उसे अपॉइंट किया है वो क्लाइंट के पास जाएगा, उससे मीटिंग करेगा, उससे सारे क्वेश्चन पूछेगा पर कि किस तरह से क्राइम हुआ है या तो कैसे क्राइम हुआ है। वैसे वो पूरा इन्वेस्टिगेट तो करेगा ही, बट बेसिक जो क्वेश्चन है, ओके, क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई सबसे पहले करेगा। तो वो क्लाइंट के साथ मीटिंग करके सबसे पहला काम उसका प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। ओके, उसको क्रॉस एग्जामिन भी करना, सिर्फ क्लाइंट से मिलकर उसे पता चला कि ये क्राइम हुआ है, बट वो क्राइम हुआ है कि नहीं उसका एग्जामिनेशन भी करना होगा। ओके, सो क्रॉस एग्जामिनेशन वो करेगा कि जो प्रॉब्लम क्लाइंट ने बताई है वो प्रॉब्लम हुई है कि नहीं। ओके, तो वो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या तो जो कंपनी के दूसरे अकाउंटेंट हो, पर उससे वो मिलकर पूरा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा। ओके, प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई भी करेगा। फिर वो अपना प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। ओके, उसे पता चल गया, कंफर्म हो गया कि हाँ ये सच में ये प्रॉब्लम हुआ है या तो सच में ये क्राइम हुआ है। वो क्राइम का सबसे पहले प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन करेगा। ओके, इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो वो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के एंड में अगर उसे पता चल गया कि ये क्राइम किसने किया है या तो कब किया है, क्यों किया है, ओके, सो वहाँ पर वो एंड हो जाएगा। बट अगर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से ना पता चले, ओके, तो फिर वो अपना जो एक्शन प्लान है वो डेवलप करेगा। ओके, मतलब पूरा प्लानिंग वो तैयार करेगा। वो प्लानिंग के बाद वो एविडेंस को कलेक्ट करने लगेगा, मतलब कि जो भी उसके रिलेटेड डेटा है, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड एविडेंस है, वो सारे एविडेंस को वो कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ओके, प्रूफ को कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा। वो प्रूफ कलेक्ट हो जाए, डेटा कलेक्ट हो जाए, उसके बाद उसका एनालिसिस करेगा। पर एनालिसिस किस तरह से करेगा, तो यहाँ 2 स्टेज में उसे डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले वो जो डेटा है उसे प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करेगा। अरेंज करने के बाद वो डेटा को एक एक करके आइडेंटिफाई करेगा, पर कौन सा एविडेंस कहाँ से मिला है, दूसरा ये जो क्राइम हुआ है वो कब हुआ है, ओके, क्यों किया गया ये क्राइम, किसने किया है, ओके, और ये सारे क्वेश्चन के आंसर उसे वहाँ पर मिलेंगे। ओके, सो एविडेंस को पहले यहाँ एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद उसे जैसे ही पता चले कि ये क्राइम कब हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ओके, सो ये सब उसे अपने रिपोर्ट में दिखाना होगा। पर सो वो अपना रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट को क्लाइंट के सामने प्रेजेंट करेगा। पर और क्लाइंट के सामने तो करेगा ही, बट कोर्ट में भी वो यहाँ प्रेजेंट करेगा। अगर कोर्ट केस हुआ तो वहाँ पर कोर्ट में भी, और वैसे भी फ्रॉड हुआ है, क्राइम हुआ है, सो ऑब्वियस है यहाँ पर केस तो होगा ही, तो इसलिए कोर्ट में भी वो अपना रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा ताकि पता चले कि जो रिपोर्ट उसने तैयार किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, और दूसरा कि जो क्रिमिनल है वो अपना जो कंक्लूज़न है वो यहाँ पर देगा कि नहीं। ओके, सो ये पूरे स्टेजेस है जिसे हम प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं, स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बोल सकते हैं। तो ये 8 स्टेज में हम लोग इन्वेस्टिगेशन को यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरा वर्क फॉरेंसिक अकाउंटेंट का है। ओके, सो जो रोल था वही बेसिकली यहाँ रिपीट हुआ है, बट उसे प्रॉपर हमने एक एक स्टेज वाइज यहाँ डिवाइड किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड फॉरेंसिक ऑडिट। ओके, ऑडिट नॉर्मली हमने सीखा हुआ है, बट अब ऑडिट में भी काफ़ी सारे टाइप्स के ऑडिट हमने सीखे थे, पर जिसमें एक स्टैट्यूटरी ऑडिट भी सीखा हुआ है। स्टैट्यूटरी मीन्स जो कंपलसरी, पर एज़ पर जो रूल्स है, कंपनीज एक्ट है, उससे जो ऑडिट होता है उसे हम लोग स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, और वो भी जिसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हो वही करता है। ओके, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट हर एक कंपनी के लिए कंपलसरी है एज़ पर कंपनीज एक्ट, या तो ICAI ने जो नॉर्म्स बनाए वो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एवरी ईयर के एंड में स्टैट्यूटरी ऑडिट करना होता है। ओके, बट फॉरेंसिक ऑडिट कंपलसरी नहीं है। फॉरेंसिक ऑडिट जब भी कोई क्राइम हुआ हो या कोई फ्रॉड हुआ हो तभी उसे यहाँ पर लाया जाएगा। ओके, सो फॉरेंसिक ऑडिट फिक्स टाइम नहीं होता है उसका, तो सबसे पहले दूसरा जो क्वालिफिकेशन है फॉरेंसिक अकाउंटेंट की वो हमने यहाँ डिस्कस की, वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ओके, उसे अपॉइंट करना होगा, क्राइम को डिस्कस करना होगा,
और उसके बाद वो अपना ऑडिट स्टार्ट करेगा। क्लियर। सो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि सबसे पहले तो दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी होता है, बट हर एक कंपनी को करवाना है। फॉरेंसिक ऑडिट कंपलसरी नहीं है, बट जब कोई क्राइम हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, तब हम लोग फॉरेंसिक ऑडिट को यूज़ करते हैं। टाइम पीरियड, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट एवरी ईयर के एंड में, ओके। सो टाइम यहाँ पर एवरी ईयर के एंड में स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। फॉरेंसिक ऑडिट जब क्राइम हुआ हो, फ्रॉड हुआ हो, उस टाइम पे होता है, ओके। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ डिस्कस की। क्वालिफिकेशन में एक तो बेसिक क्वालिफिकेशन जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होना चाहिए, मतलब कि उसके पास डिग्री ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होनी चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, पर अकाउंटिंग का प्लस ऑडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है। फॉरेंसिक ऑडिटर की जो क्वालिफिकेशन हमने यहाँ डिस्कस की वो हम लोग देखें, ओके। सो वो सारी क्वालिफिकेशन उसके पास होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है? तो एज़ पर रूल्स स्टैट्यूटरी ऑडिट, एज़ पर नॉर्म्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग स्टैट्यूटरी ऑडिट करना ज़रूरी है। बट फॉरेंसिक ऑडिट क्यों ज़रूरी है? क्राइम को आइडेंटिफाई करने के लिए, ओके। क्रिमिनल को पकड़ने के लिए कि किसने क्राइम किया है, वाइट कॉलर क्राइम क्यों हुआ है, ओके, कब हुआ है, वो सब आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक ऑडिट ज़रूरी है, ओके। रिपोर्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं? सो रिपोर्ट्स का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट स्टैट्यूटरी ऑडिट में फिक्स है कि इसी फॉर्मेट में उसे तैयार करना है, बट फॉरेंसिक ऑडिट में ऐसा कोई रिपोर्ट का फॉर्मेट फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्राइम हुआ है या कौन सा फ्रॉड हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो अपना रिपोर्ट कैसे तैयार करेगा, ओके। प्रेजेंट कहाँ करना है रिपोर्ट को? प्रेजेंट नॉर्मली प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट, जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वो नॉर्मली जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, बराबर, मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है, ऑनर है, उसके लिए तैयार किया जाता है। बट फॉरेंसिक जो ऑडिट का रिपोर्ट है वो बेसिकली जो क्लाइंट है उसके लिए तैयार किया जाता है, ओके, जिसने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया हो उसके लिए, और वो नॉर्मली कोर्ट में भी प्रेजेंट किया जाता है, ओके। सो ये बेसिक डिफरेंस है। ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंस हम लोग यहाँ डिस्कस वैसे ऑलरेडी किया हुआ है काफ़ी कुछ फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में, बट ये बेसिक डिफरेंस है। अब फाइनेंशियल फ्रॉड क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हमने चैप्टर का टाइटल जो था वो फॉरेंसिक अकाउंटिंग, और उसके साथ फ्रॉड भी हमने देखा था। बट वैसे फ्रॉड वर्ड आपने आगे भी जब ऑडिट पढ़ा था SYBCom में, वहाँ पे भी फ्रॉड और एरर ये दोनों आया था, ओके। ऑडिट का मेन जो वर्क है वो एरर और फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो, पर ऑब्जेक्टिव में एक ऑब्जेक्टिव के एरर और फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना और उसे फिर रेक्टिफाई करना। हाँ, एरर्स तो आइडेंटिफाई करके आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट फ्रॉड कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओके। बट अगर डाउट हो तो ऐसे डाउट को दूर करने के लिए हम लोग इन्वेस्टिगेट करते, और वो इन्वेस्टिगेट करने के बाद एट द एंड हमें पता चलेगा कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं, क्राइम हुआ है कि नहीं, ओके। सो फ्रॉड वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया सब कुछ, ओके, कि फ्रॉड यानी जो फाइनेंशियल क्राइम होते हैं, मतलब कि अकाउंटिंग में अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ हो, तो इस टाइप के जो भी डेटा में अगर कोई मैनिपुलेशन हुआ हो, अमाउंट में कोई मिस्टेक हुई हो, जानबूझ के की गई हो, अकाउंटेंट ने की हो या तो फिर कोई भी एम्प्लॉय ने की हो, तो इस टाइप के जो क्राइम है उसे हम लोग फाइनेंशियल फ्रॉड बोलते हैं। और ये बेसिकली जो कंपनी के अंदर के पर्सन है, जो एम्प्लॉयज़ है, वो लोग करते हैं, ओके। जैसे एग्जांपल दो कि अगर आपने सेल्स की अमाउंट, सेल्स हुआ था 5 लाख रुपीज़, बट आपने फ्रॉड किया और उसमें 3 लाख रुपीज़ लिखा, ओके, तो वो गलत है, जानबूझ के की गई गलती है, सो इसलिए उसे फ्रॉड माना जाता है, ओके। कैश बैलेंस, कैश एक्चुअल 10,000 रुपीज़ आपके बैलेंस दिखा रहा है, बट आपने वहाँ पर 5,000 रुपीज़ और बाकी 5,000 कोई दूसरा ट्रांजेक्शन लिख दिया, ओके। सो इस टाइप के काफ़ी सारे फाइनेंशियल फ्रॉड होते रहते हैं, और हम लोग देखते हैं आजकल काफ़ी सारे फ्रॉड्स होते हैं, ओके। बैंकिंग में भी फ्रॉड्स होते हैं कि लोन लेकर चले जाते हैं, ओके। सो इस टाइप के जो फ्रॉड हैं वो भी हम लोग फाइनेंशियल फ्रॉड ही बोलते हैं, क्लियर। सो ये सारे फ्रॉड को आइडेंटिफाई करना और उसे इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट तैयार करना, ऐसे अकाउंटिंग को हम लोग फॉरेंसिक अकाउंटिंग बोलते हैं, ओके। सो ये बेसिक फॉरेंसिक अकाउंटिंग के बारे में हमने पूरा डिस्कशन यहाँ पर किया, ओके। बाकी भी आप रीड करना है, इसके अंदर टेक्स्ट बुक में भी
काफ़ी कुछ आपको दिया हुआ है, पर बेसिकली सारे क्वेश्चन यहाँ हमने डिस्कस किए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है कि क्वालिफिकेशन एंड रोल ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट पर, या तो फिर स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है, ये 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। वो क्वेश्चन को भी रीड करना। अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं। ओके।